मिल गया मिल गया मिल गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड पेपर मिल गया प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 12 के लिए आप विद्यार्थी हैं और जीव विज्ञान के पेपर को लेकर परेशान हैं, तो ये लेटेस्ट पेपर आप लोग को मिल रहा है 2025 का प्री बोर्ड का, एनबी सेट का। जैसे जैसे पेपर मिलता रहेगा आप लोग के साथ डिस्कस होता रहेगा। यदि हिंदी और इंग्लिश का पेपर देखना है तो आपको जाना पड़ेगा डीजे सर चैनल पर। यदि आपको साइंस साइड के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के पेपर चाहिए तो आपको इसी चैनल डीजे सर मैथ पर मिलेगा, क्योंकि साइंस साइड के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर जीव विज्ञान के प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर को लेकर बहुत ही पेपर महत्वपूर्ण है, ओरिजिनल पेपर है, डिस्कशन होने वाला है इसका जबरदस्त तरीके से, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं जब यहाँ प्रिय विद्यार्थियों बायोलॉजी के इस पेपर को लेकर, तो देखिए पहला प्रश्न जो है बहुविकल्पी है आपका। पहला का प्रश्न देखिए क्या है, पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। पुष्पीय पादपों में नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? देखिए पुष्प में नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं, ऐसे पुष्प नर और मादा युग्मक जो बनते हैं वो निषेचन को सुनिश्चित करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए पुष्प का नर अंग जो होता है, यानी पुष्प का जो नर अंग होता है वो पुंकेसर कहलाता है। ठीक है ना। और नर युग्मक के में बनने जो बनता है, यानी नर युग्मक जो पाए जाते हैं वो परागकण में पाए जाते हैं। कहाँ पर? परागकण में। ठीक है ना, ये आपका अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग ख प्रश्न की ओर। देखिए ख हम लोग का प्रश्न क्या है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? आर्द्रता जल, केशिका जल, गुरुत्वीय जल या फिर क्रिस्टलीय जल? तो प्रिय विद्यार्थियों जो पौधे होते हैं वो केशिका जल को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। यानी ख का विकल्प नंबर ब जो होगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पौधे जो प्लांट्स होते हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वो जल को लेते हैं और पृथ्वी के अंदर नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है ना, तो इसको हम लोग केशिका जल के रूप में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैंग्रोव पौधा है। मैंग्रोव पौधा क्या होता है वो? तो मैंग्रोव पौधा जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए जलोद्भिद होता है, मरुद्भिद होता है, लवणोद्भिद होता है या फिर सभी होता है। तो जो मैंग्रोव पौधा होता है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या होता है? लवणोद्भिद होता है। ठीक है ना, तो ग का विकल्प नंबर स जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। तो यही लवण वाले स्थानों पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं मैंग्रोव पौधा जो होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का। घ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए घ प्रश्न क्या है, कार्पस ल्यूटियम कहाँ होता है? कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो कहाँ पर होता है? यूटेरस में, ओवेरी में, वर्जिना में, वगीना में और थाइमस में। तो प्रिय विद्यार्थियों जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो क्या होता है? अंडाशय के अंदर मुख्य रूप से होता है। और ये जो होता है कहाँ पर? ओवेरी में ना। तो यानी ये जो होगा आपका अंडाशय वो आपका करेक्ट हो जाएगा। घ का विकल्प नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग लेकर इसको। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का क्रम क्या है? टर्नर सिंड्रोम में जो होता है वो गुणसूत्रों का जो क्रम होता है वो क्या होता है? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर टर्नर जो सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? वो 45 होती है। क्या होता है? 45 होता है। ठीक है ना। और टर्नर सिंड्रोम में जो परिवर्तन जो होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो मानव जो होता है 46 के रूप में अगर देखा जाए तो मादा में जो एक क्रम होता है वो गुणसूत्र जो होता है कम होता है, तो इसलिए 45 होता है। तो अब आपको बताना है कि बताइए कौन कौन सा होगा, एक्स एक्स होगा कि एक्स वाई होगा, फिर एक्स वाई एक्स होगा या फिर एक्स ओ होगा? तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैंने आपको हिंट भी दिया हुआ है, उसके बेस पर आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए। छह प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है? कौन जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है? तो ये बी जो होगा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से कौन संबंधित होता है? प्लाज्मिड होता है। ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आप सभी लोगों के अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। और इसमें देखा जाए इन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, किसको भारतीय भ्रूण विकास का जनक कहते हैं? देखिए भारतीय भ्रूण विकास के जनक के रूप में जो नाम है प्रिय विद्यार्थियों वो है प्रोफेसर पी माहेश्वरी का है। क्या नाम है? प्रोफेसर जो है प्रोफेसर पी माहेश्वरी जी का। प्रोफेसर पी माहेश्वरी जो है वो भारतीय भ्रूण विकास के जनक हैं। देखिए पी का मतलब पंचानन, यानी प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। कौन है? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जो है भारतीय भ्रूण विकास के जनक हैं। देखिए इन्होंने प्रिय विद्यार्थियों एक बुक लिखा हुआ था जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रोयोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो उसी में देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो था इन्होंने इस पर अपना वक्तव्य दिया हुआ था
तो ये जो नाम हो जाएगा प्रोफेसर पी माहेश्वरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे के ख की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। तो देखिए सरटोली, सरटोली वो मुख्य रूप से जो उनका नाम है सरटोली कोशिकाएं नाम है। क्या नाम है? सरटोली कोशिकाएं, ठीक है ना। शुक्राणु को पोषण देने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको सरटोली कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें माँ या नर्स कोशिका भी कहा जाता है, ठीक है प्रिय विद्यार्थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं शुक्राणु जनन के दौरान जो होता है विकासशील शुक्राणु कोशिकाओं को मुख्य रूप से वो पोषण देने का काम करती हैं। तो क्या हो जाएगा? सर्टोली कोशिकाएं। जीनोम किसे कहते हैं? देखिए जीनोम क्या होता है, तो जीनोम जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किसी जीव में मौजूद सभी जो आनुवांशिक सामग्री जो होती है प्रिय विद्यार्थी उसी को हम लोग बोलते हैं जीनोम। जीनोम क्या होता है कि कोई भी जीव जो होता है, किसी भी जीव में मौजूद सभी आनुवांशिक सामग्री जो होती है, व्यवस्था जो होती है, उस पूरी व्यवस्था को हम लोग जीनोम कहते हैं। और देखा जाए तो मुख्य रूप से ये जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, यह डीएनए के लंबे अणुओं में संग्रहित होता है जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से इनका गुणसूत्र का नाम दिया गया डीएनए आरएनए की जो बात होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना। जीनोम में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, किसी व्यक्ति के विकास और कार्य करने के लिए जो है जरूरी सभी जानकारी होती है। कहाँ होता है? वो जीनोम के अंतर्गत होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण था आपका टिप्पणी जीनोम वाला। बढ़ते हैं हम लोग अब गुणसूत्रों की। और गुणसूत्र किसे कहते हैं? गुणसूत्रों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए से बनी धागे जैसी संरचना होती है मुख्य रूप से गुणसूत्र प्रिय विद्यार्थियों, जो कोशिका के नाभिक में पाई जाती है। गुणसूत्र जो होता है क्या होता है? गुणसूत्र मुख्य रूप से देखा जाए तो गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है? डीएनए से बनी धागे जैसी जो संरचना होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं, और कोशिका के नाभिक में ये पाया जाता है जो गुणसूत्र होता है, ठीक है ना। गुणसूत्र क्या करता है प्रिय विद्यार्थियों? जीवों के आनुवांशिक कोड को बनाते हैं, ठीक है ना। और गुणसूत्रों में मौजूद जो डीएनए होता है वो कोशिका के विकास की बात हो गई, प्रजनन की बात हो गई, और मृत्यु से जुड़े जो निर्देश होते हैं वो रखते हैं। ये मुख्य रूप से जो होता है गुणसूत्रों का ये मुख्य रूप से काम होता है, ठीक है ना। और जो गुणसूत्र का निर्माण अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो ये मुख्य रूप से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्या होता है? गुणसूत्र और डीएनए, गुणसूत्र जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है गुणसूत्र जो होता है, ठीक है। तो ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला होगी प्रिय विद्यार्थियों। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, यहाँ पर फटाक से शेयर करते चलिए आप लोग साइंस साइड के जो विद्यार्थी जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों में बढ़ते हम लोग, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? तो देखिए सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है? देखिए सेब को आभासी फल इसलिए हम लोग कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो पुष्प के अंडाशय के अलावा देखा जाए तो पुष्पासन जैसे अन्य भागों से भी हो जाता है। यानी थैलेमस के में होने की वजह से क्या होता है, सेब को जो है आभासी फल कहा जाता है। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो देखिए जो है मुख्य रूप से जो होता है ये जो होता है फल का प्रमुख रूप से ये तो हो गया। और पुष्प का जो देखिए मुख्य रूप से जो अंडाशय होता है वो फल निर्माण में मुख्य रूप से क्या करता है? भाग लेता है, ठीक है। ख जो हो गया प्रश्न आपका, प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं? प्लाज्मिड्स जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो किसी कोशिका में क्या होता है, एक छोटा जो डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसी का एक अणु होता है। यानी प्लाज्मिड्स जो होता है वो किसी भी कोशिका में एक छोटा डीएनए जो होता है उसी का एक अणु होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग और स्वतंत्रता से अपने प्रतिरूप बना सकता है, ठीक है। उसे हम लोग प्लाज्मिड्स कहते हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये छोटे और गोलाकार आकृति में ये मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था आप लोगों का इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। तो प्लाज्मोडियम तो हो गया ये आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आरएनए तत्व का यह नाम किस आधार पर दिया गया? तो आरएस तत्व का जो यह नाम दिया गया था वो किस आधार पर दिया गया है? तो ये मुख्य रूप से दिया गया है बंदर के, देखिए ये मुख्य रूप से जो है किसके नाम पर? तो ये देखिए मुख्य रूप से तो जो बंदर जो है प्रिय विद्यार्थियों बंदरों के माध्यम से जो है इनका ये नाम पड़ा था। और आरएच फैक्टर को अगर देखा जाए तो आरबीसी, देखिए जो राइबोज आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल जो होता है, आरबीसी पर जो मौजूद प्रोटीन में से एक जिसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि दो अलग अलग लोगों का रक्त मिश्रित होने पर संगत है या नहीं है। तो संगत और असंगत को बताने के लिए जो है वो आरएच फैक्टर ही उत्तरदायी होता है।
यानी जो ब्लड है वो यानी जैसे कि जन्म के समय माँ और उसके बच्चे का जो रक्त है वो सेम है कि नहीं है, तो ये RH फैक्टर जो होता है वही इस चीज को डिसाइड करता है। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, ये चीज जो है आप याद रखिएगा। देखिए ब्लड ग्रुप को तो हम लोग जानते हैं, ए हो गया, बी हो गया, AB हो गया, ओ हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो एक अलग कारक पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं RH कारक, जो रिसस बंदर से प्राप्त किया गया। किससे? रिसस बंदर के माध्यम से। देखिए मैंने पहले बताया कि बंदर के माध्यम से देखिए इसको प्राप्त किया जाता है। और ये जो होता है मुख्य रूप से क्या करता है प्रिय विद्यार्थियों, जो रिसस जो कारक है यानी RH जो ये कारक है रिसस कारक, लाल रक्त कोशिकाओं के सतह पर पाया जाने वाला जो एक आनुवांशिक प्रोटीन होता है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग RH फैक्टर कहते हैं। ठीक है ना, ये बहुत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मनुष्यों में शुक्राणु कहाँ पर संचित रहते हैं? मनुष्यों में शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ? अधिवृषण में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? अधिवृषण में मुख्य रूप से ये संचित रहते हैं। ठीक है ना, ये अधिवृषण में होते हैं। और अधिवृषण को देखा जाए मुख्य रूप से दो प्रजातियों, वृषण के पीछे और शीर्ष पर ये होता है। ठीक है ना, तो मनुष्यों में शुक्राणु कहाँ पर पाया जाता है? तो अधिवृषण में पाया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ओपेरॉन किसे कहते हैं? ओपेरॉन देखिए, ओपेरॉन क्या होता है? DNA के एक स्टैंड कि एक क्षेत्र में मौजूद जीनों का समूह होता है। और ओपेरॉन क्या होता है? जीनों का ही एक समूह होता है प्रिय विद्यार्थियों, जो क्या होता है? स्ट्रैंड के क्षेत्र में वो मौजूद होता है, उसे हम लोग ओपेरॉन बोलते हैं। ठीक है, ये था आप लोगों का ये अति लघुत्री का पार्ट 1 था। देखिए लघुत्री का पार्ट 2 है प्रिय विद्यार्थियों। इन सभी प्रश्नों का को जो है स्क्रीनशॉट मार कर देख लीजिए, इनको तैयार कर लीजिएगा। फल और बीजों के प्रजनन का महत्व बताइए। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं कि जब नर और मादा जीवों की युग्मकों के मिलने से जो संतान पैदा होती है उसे लैंगिक जनन बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, यानी नर और मादा के युग्मक का मिलने से निषेचन जब प्रक्रिया होती है तो उसे हम लोग लैंगिक जनन के अंतर्गत देखते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में यह प्रक्रिया नहीं होती, यानी उसमें क्या होता है, किसी भी तरह का लैंगिक संयोग देखने को नहीं मिलता है, उसको हम लोग अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों। देखिए नर युग्मक या शुक्राणु मिश्रण में क्या बनता है, और मुख्य रूप से तो इसको तो आप जानते ही हैं। और मादा युग्मक या अंडाणु जो होता है वो अंडाशय में बनता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का, जो इसके साथ दिया गया है। खाद्य जाल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। खाद्य जाल होता क्या है प्रिय विद्यार्थियों? खाद्य जाल में जीवों को उनके पोषण स्तर के अनुसार जो होता है व्यवस्थित किया जाता है। यानी खाद्य जाल में जीवों को उनके पोषण स्तर के व्यवस्था के आधार पर क्रम से उनको व्यवस्थित करके रखा जाता है। और कोई भी जीव जो होता है, किसी जीव का जो पोषण स्तर जो होता है यह बताता है कि वह खाद्य जाल में कैसे फिट बैठता है। ठीक है ना, और यह इस बात पर भी आधारित है कि वह कैसे भोजन करता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं स्वपोषी के रूप में और विषम पोषी के रूप में भी देखते हैं। नहीं, स्वपोषी जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, जबकि विषम पोषी जो होते हैं वो अपना भोजन नहीं बनाते बल्कि दूसरे पर वो निर्भर होते हैं। तो इसे हम लोग इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं खाद्य जाल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य जाल के अंतर्गत देखते हैं, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं जब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। घ प्रश्न की, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इसको हिंदी में हम लोग इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। देखिए भौगोलिक क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र होता है प्रिय विद्यार्थियों जिसमें जीवित और निर्जीव चीजें मिलकर रहती हैं। ठीक है ना, इसमें कई तरह के पौधे जो होते हैं और जानवर देखने को मिलते हैं। साथ ही पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गई, निर्जीव चीजें, सभी जो व्यवस्थाएं होती है इसमें शामिल होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र के जो सभी तत्व होते हैं वह एक दूसरे पर क्या करते हैं? वो निर्भर भी करते हैं। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों, तो इकोसिस्टम के अंतर्गत सभी बातें आती हैं ना, सजीव नजीव सभी। तो अभी देखिए घटक के रूप में अगर देखा जाए तो प्रमुख घटक क्या क्या है इसके? तो भाई जैविक घटक है, अजैविक घटक है ना। दो मुख्य रूप से घटकों में डिवाइड करते हैं। देखिए अभी क्लासिफिकेशन करेंगे तो घटकों का भी देखिए, जो ये अजैविक घटक मिल रहा है और जैविक घटक है, तो जैविक घटक के भी बहुत प्रकार मिलेंगे आपको और अजैविक में भी क्लासिफिकेशन होगा। तो इकोसिस्टम में जो मुख्य रूप से दो घटक है वो कौन है? जैविक घटक है और अजैविक घटक है। ठीक है ना, ये रहेगा आपका इंपॉर्टेंट लघुत्री प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए प्रिय विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों का जो है स्क्रीनशॉट मार के तैयार कर लीजिए। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होता है डीजे सर मैथ वाले चैनल पर आप लोग का स्वागत है जबरदस्त तरीके से। इसे लेकिन खोज लीजिए आप लोग, क्योंकि समय आप लोग के पास एकदम भी नहीं है। डिस्कस मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे पेपर में मुझे मिलता रहेगा मैं आप लोग के साथ डिस्कस पूरे पेपर का करूंगा अच्छे से। और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, और जुड़ कर रहिए, क्योंकि डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ जो है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए, जिसका नाम है डीजे सर।
डीजे सर मैथ, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट मार के आप लोग देख लीजिएगा, प्रिय विद्यार्थियों तैयार कर लीजिएगा। सभी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर